नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम फैराडे के नियम पढ़ने वाले हैं। ये जो फैराडे के नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने हेनरी एवं फैराडे के प्रयोग पढ़े थे। उन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए। उन दोनों नियमों का आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित किए गए जो प्रयोग थे वो पढ़े, और उनको मैं थोड़ा सा यहां रिवाइज करवाने जा रहा हूं। देखिए क्या पढ़ा था हमने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग पढ़े थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग हमने पढ़े हैं। उसमें हमने देखिए ये जो प्रयोग हैं वो दो साइंटिस्टों ने दिए, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे। इन दोनों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक्सपेरिमेंट किए। इनके जो प्रयोग हैं उनका जो मुख्य भाग है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इनके प्रयोगों में से 3 प्रयोग किए और तीनों ही प्रयोगों में इन्होंने एक प्राथमिक परिपथ लिया और उस प्राथमिक परिपथ में एक कुंडली और साथ में एक धारा मापी। ये था प्राथमिक परिपथ, तीनों ही प्रयोगों में था। अब देखिए तीनों ही प्रयोगों में एक सिमिलर टाइप का प्रोसेस था। क्या था कि इस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें बदलाव किया गया, उनकी संख्या में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। संख्या में जब बदलाव किया गया, संख्या में जब परिवर्तन किया गया तो इस धारा मापी के अंदर हमें विक्षेप प्राप्त हुआ। देखिए मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ये हमारे पास में कुंडली है, कोयल है, और इस कुंडली से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया गया, उसमें बदलाव किया गया, तो इस कुंडली में से विद्युत का प्रवाह हुआ, धारा का प्रवाह हुआ। उसको आप अच्छे से समझ लें एक बार कि हमारे पास में कुंडली है, कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन हुआ तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन है वो आप यहां पर क्या ले सकते हैं, एक चुंबक ले सकते हैं, और चुंबक को आगे पीछे गति करवाकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहां पर एक कुंडली ले ली गई और उस कुंडली के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाया गया, और उसके पश्चात उस कुंडली को ही गति करवाकर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया गया, जिसके फलस्वरूप यहां पर धारा मापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, मतलब धारा प्रवाहित हुई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में यहां पर एक डॉट मतलब कुंजी लगी हुई थी, और कुंजी में जब डॉट डालते हैं या कुंजी में से डॉट को हटाते हैं, मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ की स्थिति में यहां से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। उसके पश्चात धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। इट मीन सर्किट में से विद्युत का प्रवाह होता है, ये देखा गया। तो यहां से क्या हुआ ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस कुंडली से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। धारा मापी में क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। देखिए यहां पर इन चीजों को क्लियर कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का मतलब क्या है। चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा उत्पन्न होने वाली है। अब यहां पर आप अच्छे से समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। क्या बदलेगा? चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन आएगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन आएगा तो धारा प्रवाहित होगी। धारा कब प्रवाहित होती है? जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाता है। तो देखो इस कुंडली के सिरों पर, ये जैसे बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो इन दोनों सिरों के ऊपर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा। और उस विद्युत वाहक बल के कारण से इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होगी। तत्पश्चात वो हमें धारा मापी में दिखाई पड़ने वाली है। तो यहां पर जो प्रयोग थे उनसे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? जब किसी कुंडली से या किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो धारा बहती है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से कहा गया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा, और यही प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष था। अब देखो यही है हमारा पहला नियम भी, कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वही फैराडे का पहला नियम है, कि किसी कुंडली से या किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही है फैराडे का पहला नियम। देखिए क्या कहता है पहला नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि किसी कुंडली या परिपथ, किसी कुंडली या परिपथ, किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध, मतलब जुड़ा हुआ संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली या हम कह सकते हैं परिपथ, या हम क्या ले सकते हैं, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको मिल सकता है चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर आपको मिल सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये वास्तव में विभवांतर होता है। वास्तव में क्या होता है? विभवांतर होता है। देखो प्रेरित वर्ड क्यों लगा है इसको भी समझ लेवे आप,
क्योंकि जो प्राथमिक कुंडली थी, प्राथमिक परिपथ था, उसमें कोई विद्युत वाहक बल स्रोत नहीं था, कोई बैटरी नहीं थी, फिर भी उसमें धारा बह रही थी। तो वो जो धारा है उसको हम प्रेरित धारा कहेंगे। एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, इसको हम प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। तो प्रेरित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहां पर विद्युत वाहक बल स्रोत नहीं था। एक पास में रखी दूसरी चुंबक की गति के कारण से, पास में रखे किसी परिपथ में गति के कारण से ये विभवांतर उत्पन्न हुआ। इस कारण से इसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा पहला नियम, फैराडे का प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। देखिए, फैराडे का पहला नियम तो यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किस वजह से उत्पन्न होता है। दूसरा जो नियम है वो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को बताता है। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने रख भी दूंगा, पुट भी कर दूंगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलिए, आपके सामने मैं एक बार नियम रख देता हूं, उसका मैथमेटिकल रूप भी देख लेंगे। चलिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम? ये जो नियम है वो हमें क्या कहता है? देखिए, किसी कुंडली, किसी कुंडली या परिपथ, कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा? कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये नियम है भाई, ये क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं वो आप देखें। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से लिखेंगे, और ये समानुपाती होता है। ये क्या होगा? ये समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में इक्वल का साइन आ जाएगा। एक नेगेटिव साइन भी यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं, उसका भी हम कारण स्पष्ट करेंगे। ये अपने पास में आ गया है। देखो, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लें। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक बराबर का निशान अवश्य, बराबर का निशान लगेगा, साथ में कांस्टेंट लगता है। ये जो k है इसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। k को क्या कहा जाता है? समानुपाती स्थिरांक। इसको समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। और k का जो मान है वो 1 होता है। k का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अपने पास में क्या आ गया?
ई बराबर माइनस में डी फाई बी अपॉन डी टी, डी फाई बी अपॉन डी टी ये आ चुका है, ये हमें प्राप्त हो गया है। ई बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी ये हमें मिल चुका है। ओके, जिस कुंडली की हम बात कर रहे हैं इस सर्किट में या कुंडली में यदि फेरों की संख्या, फेरों का मतलब क्या हो गया, फेरों का मतलब भी समझ लीजिए कि जैसे हमने यहां पर आपको ये जो कुंडली ली है इसमें जैसे ये एक फेरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये फेरे हैं, तो इसमें यदि फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो उस स्थिति में इसको हम क्या लिखेंगे वो देख लीजिए, समझ लीजिए। अगले पेज पर ही ले चलते हैं इसको। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस में N डी फाई बी अपॉन डी टी ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो उस स्थिति में इसे इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए जो फाई बी है, जो चुंबकीय फ्लक्स है, उसमें परिवर्तन, समय के साथ में परिवर्तन कैसे होगा तो वो आप ध्यान दें। हम जानते हैं फाई बी बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है वो आप देखें। फाई बी का हम फॉर्मूला जानते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से जब हम डॉट हटाएंगे, यहां से हम डॉट हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा, ये जो आप थीटा देख रहे हैं, जहां ये जो थीटा है वो बी वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य का कोण है, ये मध्य का कोण है, ये मध्य का कोण है, जहां थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है विद्यार्थियों। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इस थीटा को और किस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा बराबर हम कोणीय वेग, यदि ये घूमता है तो ओमेगा बराबर ये थीटा अपॉन टी के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फाई बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ओके, फाई बी बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो अब देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, और उन दोनों के बीच का कोण बदलकर, बी और ए के बीच का कोण परिवर्तित करके। फाई का मान कैसे परिवर्तित हो सकता है वो आप देखें, फाई का मान कैसे बदलेगा, फाई में परिवर्तन कैसे कैसे होगा भाई, फाई का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग देखें, बी ए कॉस ओमेगा टी, या इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, बी ए कॉस थीटा। तो फाई में जो परिवर्तन है वो हमारे पास में बी का मान में परिवर्तन आकर, क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, और थीटा में परिवर्तन करके, यदि इनमें परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किसी कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो ये था दूसरा नियम। अब यहां पर इन पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कि एक कुंडली
चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर 2t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 9 मिली वेबर हो तो t बराबर 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है और फाई बी की वैल्यू दे रखी है, तो सीधा सीधा हम प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर देखो क्या जानते हैं, माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी, ये जानते हैं। देखिए यदि कुंडली में यदि यहां फेरों की संख्या नहीं दे रखी तो n का जो मान है वो 1 लेकर चलेंगे, 1 ही है, और फाई बी का जो मान है वो हमारे पास में ये वाला है 2t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 9, और ये है मिली वेबर में, मिली लगा देंगे लास्ट में, जो आंसर आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे, मिली लगा देंगे 10 की घात माइनस 3, या इसी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिली वेबर का मतलब ये हो गया है। अब यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस, अब देखो 2t स्क्वेयर, 2t स्क्वेयर तो दो तो है ही, t स्क्वेयर का करेंगे तो 2t आ गया, फिर माइनस में 6 तो है ही, t का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस 3, ये आ गया हमारे पास में। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, E बराबर माइनस 4t माइनस 6, यही आ गया, गुणा 10 की घात माइनस 3, गुणा 10 की घात माइनस 3। अब t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस 4 गुणा 5 माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, E बराबर माइनस में 20 माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये अपने पास में आ गया है माइनस में 14 मिली वोल्ट, माइनस में 14 मिली वोल्ट हमें मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से आप समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम देखे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, लेंस का नियम लेकर लौटेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ लेंस के नियम के बारे में एक बार पुनः बता देता हूँ। लेंस का नियम देखो क्यों पढ़ेंगे, ये जो एक हमने नेगेटिव साइन यहां पर दिखाया है, ये जो आप नेगेटिव साइन यहां पर जो देख रहे हैं, ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये लेंस के नियम से लिया गया है। यह ऋणात्मक चिन्ह कहां से लिया गया है, ऋणात्मक चिन्ह लेंस के नियम से लिया गया है, लेंस के नियम से लिया है। अब लेंस का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी कुंडली में या किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। तो ये विरोध करने को रिप्रेजेंट करती है, भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस कारण से ये नेगेटिव साइन यहां पर लिया है, लेंस के नियम से लिया है। फिलहाल आपको ये समझना है लेंस के नियम से लिया गया है। लेंस का नियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वहां पर आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस के नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।